मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहाँ में उसको जीना आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपके अपने YouTube चैनल संदीप शर्मा क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ पर इंग्लिश और मैथमेटिक्स की एक चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं संदीप शर्मा इंग्लिश पढ़ाऊंगा और अजय शर्मा सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, जिसमें दोनों ही चीज़ें बेसिक टू हाईएस्ट लेवल होंगी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच क्यों ना कर रहे हो, मैथमेटिक्स में चाहे एडवांस वाला पोर्शन हो चाहे अर्थमेटिक वाला पोर्शन हो, दोनों अजय शर्मा सर ही पढ़ाएंगे आपको। और मैं आपको इंग्लिश में जितने भी सेगमेंट होती हैं उन सबको डिस्कस करवाऊंगा। तो आज हम इंग्लिश में इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, आप इसको इंग्लिश का सिलेबस भी मान सकते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं इंग्लिश का सिलेबस। किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो, जो इंग्लिश का सिलेबस है वो केवल 3 फॉर्मेट से पूछा जाता है। ये आप सब भी जानते होंगे, लेकिन तब भी मैं आपको बता दे रहा हूं। वोकैबुलरी, ग्रामर, और कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 पार्ट हैं जो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आपको इंग्लिश के लिए दिए जाते हैं। अब वो एक अलग बात है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग इनका वेटेज डिफरेंट होता है। किसी एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आता है, किसी में ग्रामर ज़्यादा आती है, किसी में वोकैबुलरी ज़्यादा आती है। लेकिन हम लोगों को ये पढ़ना सब है। क्यों पढ़ना सब है? क्योंकि एक दूसरे से सबको रिलेटेड है। जब एक चीज़ क्लियर होगी तो दूसरे सही से क्लियर होगी, और जब दूसरी क्लियर होगी तो सब मिला के हमारा एक साइक्लिक फॉर्मेट डेवलप हो जाएगा। अगर हमारी वोकैब अच्छी है तो ऑटोमेटिकली ग्रामर अच्छी हो जाएगी। अब आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि वोकैब अच्छी होगी तो ग्रामर कैसे हो जाएगी? जो वोकैब के एक्चुअल एप्लीकेशंस हैं आपको ग्रामर में ही देखने को मिलती हैं। वोकैब का मतलब ये नहीं होता है कि ये रहा वर्ड और ये रहा इसका मीनिंग। आपको जब मैं वोकैब पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा कि ये आपको ग्रामर में कितनी और किस किस जगह पर किस किस तरीके से हेल्प करती है। और कॉम्प्रिहेंशन तो टोटली इन दोनों चीज़ों पर ही डिपेंडेंट है, वोकैबुलरी पर और ग्रामर पर। तो ये 3 फॉर्मेट से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, चाहे वो वोकैबुलरी से पूछे जाती हो, चाहे वो ग्रामर से पूछे जाती हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन से। तो मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स बता देता हूं जो आपको पहले से आनी चाहिए, और अगर आप पर आती हैं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, मैंने यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज ना लिखकर एनी लैंग्वेज लिखा है। किसी भी भाषा की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या है? तो यहाँ पर आपके आंसर वेरी करेंगे। किसी का आंसर होगा लेटर, किसी का आंसर होगा अल्फ़ाबेट, किसी का आंसर होगा वर्ड। लेकिन जहाँ तक मेरे जानने का सवाल है, मैंने स्टूडेंट से जाना है, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो वहाँ पर मैंने जाना है कि इसका जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आंसर देते हैं वो देते हैं अल्फ़ाबेट। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज अल्फ़ाबेट नहीं होता। तो आपके माइंड में अब क्लिक कर रहा हुआ कि वर्ड होता है, वर्ड भी नहीं होता। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज लेटर, लेटर होता है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। अब हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो लेटर्स के नंबर हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बात की जाए तो जो लेटर्स हैं वो 26 होती हैं, ए से लेकर जेड तक।
26 लेटर्स होती हैं। तो अब आप कहेंगे फिर ये अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट तो हमें पता ही नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, जो अल्फ़ाबेट है वो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर व्हेन वी कंबाइन टोटल लेटर्स इन वन फॉर्मेट। जब हम सबके सब लेटर्स को एक फॉर्मेट में लिख देते हैं तो उसको ही, उस फॉर्मेट को ही हम नाम देते हैं, उस फॉर्मेट का नाम होता है अल्फ़ाबेट। तो जब मैं बात करता हूं ए से लेकर जेड तक कितने लेटर्स हो गए, तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज बट ओनली वन अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन जो अल्फ़ाबेट होती है इंग्लिश लैंग्वेज की वो एक ही होती है। एक क्यों होती है? क्योंकि ए से लेकर जेड तक टोटल जो कॉम्बिनेशन है लेटर्स का, इसी को हम नाम देते हैं अल्फ़ाबेट। तो लेटर और अल्फ़ाबेट में ये डिफरेंस भी है। और हमें यहाँ से जानने के लिए एक चीज़ ये भी मिलती है कि लेटर का तो प्लूरल नंबर लेटर्स होता है बट कभी भी अल्फ़ाबेट का प्लूरल नंबर अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। उसके रीजन को अभी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ऐसा होता क्यों आखिर। तो मैं आपके लिए लेटर को यहाँ पे लिख देता हूँ। लेटर यही डेफिनेशन हो जाएगी सेम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, और अल्फ़ाबेट ये रहा। अल्फ़ाबेट को हम लिखेंगे टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ऑफ a language is called alphabet। तो हमें ये दोनों डिफरेंसेस जानने चाहिए, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि लेटर और अल्फ़ाबेट में डिफरेंस क्या होता है। अब आपने जब नाउन पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या आपके सर ने आपको कभी पढ़ाया हो कहीं पर भी, तो आपको वहाँ पर बताया होगा कि बेटा अल्फ़ाबेट का प्लूरल नंबर नहीं बनता। तो इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर आज समझा देता हूँ कि आखिरकार इसका प्लूरल नंबर बनता क्यों नहीं है। देखो बेटा, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो नंबर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, एक तो सिंगुलर नंबर और एक नंबर होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर केवल उसी नाउन का पॉसिबल होता है जो एक से ज़्यादा हो सकता है, जिसके एक से ज़्यादा होने की संभावना होती है, उसी को हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा बॉय, तो बॉय अब हम जानते हैं कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको हम बॉयज लिख सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर क्लास लिखते हैं, तो क्लास को हम प्लूरलाइज कर सकते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि क्लास एक से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन बेटा मैं आपके लिए लिख दूँ कि राम का प्लूरल नंबर बताओ, तो जब आप राम का प्लूरल नंबर लिखोगे तो राम का प्लूरल नंबर राम से नहीं हो सकता। अब मैं थोड़ा वीडियो चेक कर लेता हूँ प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। ठीक, चलो अभी यहाँ तक तो दिख रहा है। तो राम का प्लूरल नंबर राम से नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है? ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे बॉय लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, ये 1 है। ये जो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं बेटा ये 1 है, और ये जो लिखे हुए हैं ये मोर देन 1 है। जब कोई चीज़ एक है तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ये मोर देन 1 है। लेकिन ये जो आपका नीचे राम लिखा हुआ है, इट इज नॉट 1, इट इज ओनली 1। ओनली 1 मीन्स इकलौता, केवल एक। तो ये जो राम लिखा हुआ है ये ओनली 1 होता है। और ओनली 1 वाली चीज़ों का मतलब ही किससे है? ओनली 1 का मतलब जो एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। जब एक से ज़्यादा नहीं हो सकती तो इसका प्लूरल नंबर नहीं बना सकते। यही रीजन है कि कभी भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर बनता ही नहीं है। प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर क्यों नहीं बनता? क्योंकि प्रॉपर जो चीज़ अपने आप में प्रॉपर है, क्योंकि एक है, केवल सिंगल है, ओनली 1 है, और ओनली 1 किसी दूसरे से मैच नहीं कर सकती, वो केवल एक होती है, और जो केवल एक होती है उसको प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो किसी भी लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट होती है वो केवल एक होती है। तो अल्फ़ाबेट इज ओनली 1, हम इसको कह सकते हैं अल्फ़ाबेट इज ओनली 1। केवल एक अल्फ़ाबेट होती है किसी भी भाषा की, इसीलिए अल्फ़ाबेट का प्लूरल नंबर नहीं बनता। बट लेटर का प्लूरल नंबर क्यों बन जाता है? क्योंकि लेटर एक से ज़्यादा हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, हमेशा एक से ज़्यादा ही होती हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें केवल एक लेटर हो। हमेशा इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग भाषाओं के अकॉर्डिंग अलग अलग लेटर्स की संख्या होती है।
तो ये रहा आपका लेटर और अल्फाबेट का डिफरेंस। अब थोड़ा सा बेटा आगे चलती है। तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। लेकिन जब हम सम लेटर्स ऑफ कॉम्बिनेशन करते हैं, जब सम लेटर्स यानी कि अगर हम लेटर्स को कंबाइंड तो करें लेकिन टोटल ना करें, टोटल नहीं करेंगे तो इसका मतलब कुछ छोटा कॉम्बिनेशन होगा, उसी छोटे कॉम्बिनेशन को कहते हैं वर्ड, वर्ड कहते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहां पर आपके लिए, या मैं ये लिख देता हूं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। जब हम लेटर्स का ग्रुप बनाते हैं, यहां पर ये टोटल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, जब टोटल ग्रुप बनता है तो वो ग्रुप अल्फाबेट हो जाता है। मैं यहां पर शॉर्ट ग्रुप की बात कर रहा हूं, कुछ लेटर ले लिए 2, 4, 5 अकॉर्डिंग टू नीड, और हम उनसे एक जो फॉर्मेट तैयार करते हैं उस फॉर्मेट का नाम होता है वर्ड। वर्ड होता है और वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए। तो जब हम लेटर को कंबाइंड करती हैं, ग्रुप बनाती हैं, तो जिससे बनके वो चीज़ तैयार होती है उसको हम नाम देते हैं वर्ड। और वर्ड आप बेटा ध्यान रखोगे हमेशा मीनिंगफुल सेंस देगा, वर्ड हमेशा देगा मीनिंगफुल सेंस। तो हम क्या पढ़ेंगे वर्ड के बारे में? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंगफुल सेंस, जिसका मीनिंगफुल सेंस होता है। अब जैसे मान लो अभी मैंने यहां पर आपके लिए क्लास लिखा था, लो फिर से लिख दिया मैंने क्लास। अब इसका मीनिंग आता है हमारे लिए, लेकिन इन्हीं सेम लेटर्स को अगर मैं आगे पीछे करके लिख दूं SLCSA, अब इसमें भी सेम लेटर्स हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे जो लिखा हुआ है जो ग्रुप है इसमें भी वही लेटर लिखे हुए हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, ये मीनिंगलेस ग्रुप है। जब ये मीनिंगलेस ग्रुप है तो इस डेटा को हम वर्ड नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम वर्ड कह सकते हैं। तो आप ध्यान रखोगे, हम वर्ड बच्चा ऐसे करके इनको याद कर लेता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, बिल्कुल आप पढ़ रहे हो जो बिल्कुल सही है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड बट हैज मीनिंगफुल सेंस, लेकिन उसका सेंस होता है कैसा? मीनिंगफुल। तो मीनिंगफुल सेंस को हमें ध्यान रखना है। अब बेटा इसी जो वर्ड है ना जिसका मीनिंगफुल सेंस है, इसी वर्ड को हम नाम दे देते हैं ये वोकैबुलरी, इसी को नाम दे देते हैं वोकैबुलरी। चाहे वो सिनोनिम्स के फॉर्म में हो, चाहे एंटोनिम के फॉर्म में हो, चाहे वन वर्ड के, चाहे स्पेलिंग, चाहे ईडियम, चाहे कुछ भी, उसी को हम कह देते हैं वोकैबुलरी। जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, ऐसे ही इसके आगे, इससे आगे जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड बनाते हैं, आगे मैं लिख देता हूं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब मैं बात करता हूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, तो जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो डेटा तैयार होता है वो तैयार होता है सेंटेंस। अभी मैं सेंटेंस लिख दे रहा हूं, कई लोगों के माइंड में चल रहा हुआ कि फ्रेज भी होता है, क्लॉज भी होता है, तो फ्रेज क्लॉज को मैं डिस्कस करूंगा, स्पेशली फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस वाली क्लास में। तीनों को बिल्कुल 100% इलेबोरेट करूंगा आपके लिए, लेकिन अभी आप बिल्कुल एक मैं बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से एनालाइज करें और अपने अंदर डाउट क्रिएट ना करें। तो लेटर को जब हम कंबाइन करते हैं तो वर्ड बनता है जिसका सेंस होता है मीनिंगफुल, और जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो सेंटेंस क्रिएट होता है, और बेटा इसी सेंटेंस को हम नाम देते हैं ग्रामर। जब हम एक प्रॉपर वे में वर्ड्स को सेट करती हैं, जब वर्ड्स को ऐसे नहीं कि कैसे भी सेट कर दिया, एक प्रॉपर वे में कहाँ पर सब्जेक्ट को लिखा जाना है, कहाँ पर वर्ब को लिखा जाना है, हाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा जाना है, कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिखा जाना है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव को प्लेस करना है, कहाँ पर एडवर्ब को करना है, कौन से वर्ड से पहले प्रीपोजिशन कैसे कहाँ पर आती है, तो इन सभी चीज़ों की डिस्कशन होती है ग्रामर के अंदर, और इसी ग्रामर से सेट किया जाता है सेंटेंस को। तो हम अगर आसान भाषा में पढ़ें तो आसान भाषा में ये चीज़ें होंगी, इसी सेंटेंस को ही हम कह देते हैं ग्रामर, इसी सेंटेंस को हम कह देते हैं बेटा ग्रामर। तो अब आपको पता लग गया होगा वोकैबुलरी और ग्रामर एक दूसरे से कोई अलग थोड़ी है, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम है। जब हम वोकैबुलरी को एक
सीक्वेंस फॉर्म में, एक स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म में पढ़ते हैं तो उसी स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्म को ही ग्रामर कहती है। ऐसे नहीं कि कैसे भी फ्रैक्चराइज्ड फॉर्म में पढ़ लिया हमने, ऐसे करके पढ़ने से लैंग्वेज सेट नहीं होती है। जब उसको हम वर्ड्स को मीनिंगफुल वे में सेट करते हैं तो वहाँ पर वो सेट किए जाते हैं ग्रामर की हेल्प से, ठीक है बेटा। और जब हम इन सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, आगे मैं लिख देता हूँ अ ग्रुप ऑफ, इधर मैं लिख देता हूँ आपके लिए अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। जब हम ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस बनाते हैं तो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, कॉम्प्रीहेंशन में। आप जानते होंगे अनसीन पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिनको आप आरसी यानी कि पैसेज भी कहते हो, तो वो सभी क्या है, मल्टीपल सेंटेंस ही तो हैं। तो अब आप देखो, जो बच्चे को आज के समय में खास करके यूपी बोर्ड के बच्चे को जो डाउट बना हुआ है कि सर पैसेज कैसे सॉल्व होगा, तो बेटा पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, आप केवल सेंटेंस को समझना सीखो। और सेंटेंस को समझने के लिए आपको ग्रामर को सीखना पड़ेगा। ग्रामर को पढ़ने के लिए आपको वोकैब अच्छे से आनी चाहिए। तो आपको पता लग रहा है, मैंने शुरुआत में बोला था कि साइक्लिक फॉर्मेट यहाँ पर डेवलप हो जाता है, तो चीजें यहाँ पर साइक्लिक हैं। अगर आप वोकैबुलरी अच्छी जानते हो तो ग्रामर ऑटोमेटिक अच्छी, और ग्रामर और वोकैबुलरी ऑटोमेटिक अच्छी तो कॉम्प्रीहेंशन काफी हद तक नहीं, ओवरऑल 100% करेक्ट हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे के साथ आखिरकार ये प्रॉब्लम आई है, वो आई कैसे है, आप भी अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। जब 12th में टीचर बच्चे को या 11th में या 10th में बच्चे को पढ़ाता है तो पैसेज के नाम पर वो क्वेश्चंस के आंसर, बेटा फर्स्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक टिक कर लो, सेकंड का यहाँ से यहाँ तक टिक कर लो, और थर्ड का आंसर यहाँ से यहाँ तक टिक कर लो। बच्चे को वहाँ पर पैरालाइज्ड कर दिया जाता है, क्योंकि ना तो वहाँ पर टीचर काम करना जानता है और करना चाहता भी नहीं है, और बच्चा इतना समझदार हो नहीं पाता है तो वो अपनी वहाँ पर बात को रख सके और बोले कि सर ये गलत है। वो भी चाहता है कि आराम से मौज मस्ती से खट जाए चीज़ें, तो ज़्यादा आसान है। तो बेटा आपको इसीलिए कॉम्प्रीहेंशन वाला सेगमेंट डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आपने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। और वोकैब का मतलब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हिंदी अर्थ रट लेना नहीं होता है, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ड हमें पता होना चाहिए। जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे मेथड्स हैं वोकैब को पढ़ाने के, जितने भी पॉसिबल मेथड्स हो सकती हैं उन सभी मेथड्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा। और वोकैबुलरी यहीं पर 100% क्लास में आपको लर्न होगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संदीप शर्मा यहाँ पे खड़ा हुआ है आपके साथ, ठीक है जी। हाँ, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस आपका निर्माण कर देता है कॉम्प्रीहेंशन वाले सेगमेंट का। कॉम्प्रीहेंशन, अब इस कॉम्प्रीहेंशन वाले सेगमेंट में आपका यहां पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो नाम फैशन में चल रहे हैं उन्हीं नामों को मैं आपके लिए लिख देता हूं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसको आप पैसेज भी कह सकते हो, इसी को आप पैसेज भी कह सकते हो, इसी को अनसीन पैसेज के नाम से भी जाना जाता है। अनसीन मीन्स ऐसा पैसेज जो कभी देखा नहीं गया है, अनसीन, सीन नहीं अनसीन, जिसे देखा नहीं गया है, ठीक है। इसी में आपके चीज आती है क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन। बैंकिंग में और एसएससी सीजीएल में क्लोज टेस्ट का बोलबाला है। जो भी बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लोज टेस्ट को धुआंधार तरीके से उड़ा देंगे, क्योंकि वोकैब को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं क्लोज टेस्ट। और यहीं पर भी आपके रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, जिनको हम PQRS के नाम से जानते हैं। PQRS के फॉर्मेट में पूछे जाती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूं क्लियर चल रहा है कि नहीं। थोड़ा सा ये रीअरेंजमेंट वाला कट रहा है तो मैं इसे ऊपर लिख दे रहा हूं। तो ये क्लोज टेस्ट वाला भी कट रहा है। तो एक तो हो गया आपका ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, दूसरा आपका हो गया क्लोज टेस्ट। इसके नाम से ही पता लग रहा है क्लोज, बिल्कुल क्लोज का टेस्ट ही, बिल्कुल क्लोजली आपको जांच लिया जाता है यहाँ पर। और तीसरा यहाँ पर लिख लेते हैं रीअरेंजमेंट, जिनको आप PQRS के क्वेश्चन कह सकते हो। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, जिससे आपको इनको पढ़ने में बहुत ही अच्छा फील आए और आप इनको आसानी से समझ पाएं। तो आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूं। मैं आपको सिलेबस ऑफ इंग्लिश यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जिसमें वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में बोला था कि ये साइक्लिक ऑर्डर में काम करते हो, साइक्लिक है भी, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ।
वोकेबलरी, ग्रामर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो इन्हीं का जो वाइड फॉर्मेट है, वाइड बड़ा कर दिया जाता है, वही कॉम्प्रिहेंशन होता है। इसीलिए इनको तीनों को अलग ना समझ के आप इन तीनों को एक ही माने, क्योंकि ये एक ही है। अब जब स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करती है तो ये आपके एग्जाम में तो खैर चीजें नहीं आती, लेकिन आपके लिए गुड टू नो होगा, ये आपको पता ही होना चाहिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज लेटर होता है, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ए से लेकर जेड तक देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और जब हम टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स करते हैं तो उसको अल्फाबेट कहते हैं। जब लेटर्स को जब हम कंबाइंड करते हैं और उनका कुछ ना कुछ मीनिंग आए, मीनिंगफुल सेंस आए, तो उसको वर्ड कहते हैं। जब वर्ड को हम कंबाइंड करते हैं तो सेंटेंस ही ग्रामर होता है। और जब हम इन सेंटेंसेस को कंबाइंड करते हैं तो हमारे पास पूरा का पूरा पैसेज या पैराग्राफ या पूरी थ्योरी या पूरी स्टोरी बन के तैयार हो जाती है। इसी को कॉम्प्रिहेंशन कहते थे। तो अब बेटा चलते हैं और आगे। अब मैं आपको एक एक करके इनके सिलेबस बता देता हूँ, आप इसको नोट्स बना लें प्रॉपरली। रेगुलर आपकी क्लास चलेगी और रेगुलरली आपको सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी अगर आप पेशेंस रख के पढ़ाई करेंगे तो। सबसे पहले बेटा मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर ग्रामर। तो ग्रामर है, ग्रामर की बैकबोन माना जाता है, ग्रामर की बैकबोन पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बैकबोन ऑफ ग्रामर। अगर इसमें ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच ना पढ़ाए जाएं तो आप ये मान लो कि इसकी जिंदगी हो जाएगी अधूरी, कुछ नहीं बचेगा फिर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा सा मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स आपको समझ में आते हैं। पार्ट्स जैसे ये मार्कर है, मार्कर का एक पार्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, तो अलग अलग पार्ट्स। किसके पार्ट्स? स्पीच के। एक्चुअल में जो किसी भी भाषा को निर्मित किया जाता है, डेवलप किया जाता है, वो क्यों डेवलप किया जाता है? कम्युनिकेशन के लिए, ताकि कम्युनिकेशन किया जा सके, अपनी बात को दूसरे के पास उसी मैनर में ट्रांसफॉर्म किया जा सके जिसमें हम चाहते हैं और उसको वो वैसा ही समझे। इसके लिए लैंग्वेज को किया जाता है डेवलप। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या इजाद किया? हमने इजाद किया पार्ट्स ऑफ स्पीच। बोलने के लिए जिन पार्ट्स की आवश्यकता होती है उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप कहेंगे यहाँ पर आप क्या हमें स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हो? तो बेटा यहाँ पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज को बोला भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, लिखा भी जाता है, समझा भी जाता है, सब काम किए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही बात क्यों की गई? ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट है, ध्यान देने लायक। ध्यान अगर इस पर दिया जाए तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही बात क्यों की गई? आप जानते होंगे जब छोटा बच्चा पैदा होता है, 1 साल का, 1.5 साल का, तो मम्मी पापा ये कहना सीखता है। वो सबसे पहले भाषा को बोलना, चाहे टूटी बोले, चाहे फटी बोले, चाहे कैसी भी बोले, वो सबसे पहले भाषा को बोलना ही सीखता है। तो बेसिक पिलर इज द लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग। किसी भी भाषा का जो बेसिक पिलर होता है, सबसे पहले जो आसानी से सीखे जाने वाला मटेरियल होता है किसी बच्चे के द्वारा, वो होती है स्पीकिंग। स्पीकिंग सबसे आसान सेगमेंट होता है जिसको मार्केट में बहुत ही खतरनाक तरीके से पेश किया जाता है कि इससे कठिन कुछ नहीं है। तो आप मान के चलें, अपने माइंड के एटीट्यूड को चेंज करें। आप ये माने कि ये मैं कर सकता हूं और कर लूंगा और अभी भी उस लायक हूं, तो आप अभी भी इस समय राइट टाइम यू आर एबल टू स्पीक करेक्टली एंड फ्लुएंटली, बट यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले स्पीकिंग ही बच्चा सीखता है क्योंकि सबसे आसान चीज होती है। आप सोच के देखो, जो 1 साल का, 1.5 साल का बच्चा काम कर सकता है, क्या 18, 20 या 25 साल के बच्चे को क्या तकलीफ होगी इस काम को करने में? ठीक है, लेकिन माइंड के पैटर्न को करना पड़ेगा चेंज, स्पीकिंग। उसके बाद जब बच्चा स्पीक करने लग जाता है तो उसे फिर आपने देखा होगा कि उसे छोटे बच्चे को पढ़ने भेजा जाता है तो उसे शुरुआत में अल्फाबेट सिखाई जाती है, तो वो राइट करना सीखता है। अब वो राइटिंग सीखता है बट उनको समझता नहीं है। राइट तो कर लेता है, उसको मतलब नहीं पता है, लिख लेगा देख देख के चीज़ों को, तो राइटिंग कर लेता है। राइटिंग के बाद एक सेगमेंट और बड़ा होता है, तो फिर आता है अंडरस्टैंडिंग वाला। और आपका बेटा जो एग्जाम फंसा हुआ है वो यहीं पे फंसा हुआ है। आपको लिखी हुई चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? स्पीकिंग बहुत छोटी चीज़ होती है, आप इसको सीख जाओगे। आप मेरे साथ बने रहो और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो किसी भी टाइप से।
और आप मुझे अपनी क्वेरी भी रख सकते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको मैं कैसे दूर करूं, तो मैं आपको प्रॉपरली सजेस्ट करूंगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पीकिंग के बाद राइटिंग आता है सेगमेंट। अब राइटिंग करना भी आपका इशू नहीं है, स्पीकिंग भी इशू नहीं है। आपका जो इशू है मेन वो है अंडरस्टैंडिंग। लिखे हुए को समझने में आपको तकलीफ होती है, सेंटेंस लिखा हुआ है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। अभी मैं आपके लिए सेंटेंस लिख दूं, जैसे ये लिखा हुआ है आई विल मेक हिम रन। अब देखो इस सेंटेंस में ऐसा कोई भी मैंने वोकैबुलरी का टफ वर्ड नहीं लिखा है जो आप पर नहीं आता हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसका मीनिंग नहीं बता पाएंगे कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। उसका रीजन है कि आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को कॉजेक्टिव वर्ब आती होंगे उनको पता लग गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो अब इसका मीनिंग क्या है इसको आप ढूंढने के प्रयास करें और इसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि इसका सर मीनिंग ये है, तो फिर मैं आपके आंसर्स वहां पे चेक करूंगा। आप इसको लिख लें, आई विल मेक हिम रन। तो अंडरस्टैंडिंग आपका प्रॉपर इशू है, आपको यहां पर काम करना है। और इसके बाद जो मेजर काम होता है इंग्लिश में वो होता है बेटा यहां पर राइटिंग की जगह पर रीडिंग करें। आप राइटिंग की जगह पर करें रीडिंग, क्योंकि स्पीकिंग के बाद बच्चा रीड करना सीखता है, देख देख के पढ़ना सीखता है। राइटिंग कहना ठीक नहीं है, राइटिंग उससे अगला स्टेप होता है। राइटिंग होता है उससे अगला स्टेप, ये हो गया रीडिंग। अब राइटिंग दो तरीके से करी जाती है, एक तो राइटिंग की जाती विदाउट अंडरस्टैंडिंग राइटिंग, और एक की जाती राइटिंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चे जो जब छोटे बच्चे, जैसे मान लो मैंने कोई आपको दे दिया यहाँ पर नोट्स दे दिया और आप उसमें से देख देख कर लिख रहे हो, उस नोट्स में से आप देख देख कर लिख रहे हो, लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप राइटिंग तो कर रहे हो लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अब आपको मैंने कुछ लिखने को दे दिया, अपने आप दिमाग से लिख रहे हो, तो आप भी राइटिंग कर रहे हो लेकिन विद अंडरस्टैंडिंग। तो राइटिंग दो टाइप से की जाती है। राइटिंग को मैं अलग लिख देता हूँ। राइटिंग को करने के दो तरीके होते हैं। राइटिंग दो तरीके से की जाती है, एक तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, वो थोड़ा सा वहां पे गलत लिख गया था तो उसे आप पर्सनली ना लें। अंडरस्टैंडिंग, और एक राइटिंग की जाती है विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो बेटा यहां पर जो राइटिंग हम करते हैं ना विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो ये तो 2 साल का बच्चा भी कर सकता है कि ये लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख दो उतार के इसमें से। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग वाली राइटिंग होती है ये डिफिकल्ट होती है, इसीलिए आपको उस लायक बनना है कि आप इस काम को भी कर सकें। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होती हैं, एसएससी का हुआ, बैंक का हुआ, चाहे वो सीसेट का हुआ, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं वो राइटिंग में पेपर लेती हैं। राइटिंग में वो देखते हैं जो आपका थॉट प्रोसेस है, क्या आप उसे नोट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ें आपको देखने को वहाँ पर मिलती हैं। तो हाँ, मैं ये बात कर रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बेसिक पिलर है, सबसे आसान पिलर है स्पीच करना। और इसके यूज स्पीच, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज केवल स्पीकिंग में ही नहीं, इसका यूज राइटिंग में भी किया जाता है। इसका इनकी हेल्प से हम चीज़ों को समझते भी हैं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती है। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होती है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, एडजेक्टिव होता है, और आपका इंटरजेक्शन होता है। ये आपके हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच।
ये हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ हमारे पास ग्रामर में नॉन पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होती हैं, जो इंग्लिश के तो पार्ट हैं बट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते। उनको मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पर। जैसे आपके वॉइस हो गए, वॉइस दो टाइप की, एक तो एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, और एक हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। इसी में आपके आते हैं आर्टिकल। तो ये आपके हो गए नॉन पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी आप बात करेंगे कि इसमें टेंस कहाँ है, क्वेश्चन टैग कहाँ है, इन्वर्जन कहाँ है, कंडीशनल कहाँ है। तो वो सब के सब बेटा पड़े हुए हैं यहाँ पर वर्ब में। वो सब वर्ब के एट्रीब्यूट्स हैं, वर्ब के अंदर आती हैं ये सभी चीज़ें। तो जब मैं वर्ब को एलेबोरेट करूँगा तो उन सभी बातों को लिखूँगा कि इसी के अंदर टेंस आता है, इसी के अंदर क्वेश्चन टैग आता है, इसी के अंदर इन्वर्जन आता है। हाँ, इसमें एक पार्ट और होता है स्लैंग्स। स्लैंग्स भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो ऐसे करके आप ये ग्रामर का सिलेबस लिख सकते हो। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि इसमें टेंस नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है। सभी कोई ना कोई पार्ट किसी, अब जैसे आप कोई कहेगा इसमें आपने डिग्रियां नहीं लिखी है, डिग्री जो डिग्री होती है पॉजिटिव कंपेरेटिव, तो बेटा वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो वो दोनों इसके अंदर लिखी हुई हैं। टेंस आपका वर्ब के अंदर लिखा हुआ है। आप कहेंगे आपने जेंडर वाला पोर्शन और नंबर वाला लिखा नहीं है, तो वो नाउन के अंदर पढ़ा जाता है। तो वो सभी चीज़ें इनके अंदर कहीं ना कहीं पर लिखी हुई हैं। तो ये ओवरऑल आपका हो गया ग्रामर का सिलेबस। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको। अब मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा वर्ब के सिलेबस के बारे में, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए डेवलप। जिससे पूरा का पूरा सिलेबस लिख जाएगा। जब बेटा मैं बात करता हूं वर्ब की, वर्ब को स्पेशली क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे टॉपिक आते हैं। तो आपके मन में ये चलेगा कि सर ने ये टॉपिक नहीं लिखा। वर्ब के अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब। जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं यहां पर, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे। वर्ब, वर्ब के अंदर एक तो फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट। तो पहले फाइनाइट को ही मैं आपको बता देता हूं। फाइनाइट वर्ब के अंदर ऐसे करके लिख देता हूं। फाइनाइट वर्ब के अंदर एक तो पढ़ा जाता है आपका टेंस, और एक पढ़ा जाता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको आप सिंटैक्स के नाम से भी जानते हो। इसको सिंटैक्स भी कहते हैं। जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस में से हम यहां पर क्वेश्चन टैग भी पढ़ते हैं। यहीं पर क्वेश्चन टैग के अलावा हम यहां पर इन्वर्जन भी पढ़ते हैं। इन्वर्जन हो गया। और इसी में बेटा आपका आता है एक और कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस, ये आ गया आपका। ये फाइनाइट वर्ब के पोर्शन है। जब मैं बात करता हूं बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका जेरंड आता है। जेरंड आता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में। जेरंड भी हमारा दो टाइप का होता है,
एक तो नॉर्मल जेरंट और एक होता है परफेक्ट जेरंट। नॉर्मल जेरंट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाती है। परफेक्ट जेरंट बनाती है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल है। बेटा ये परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ कंफ्यूजिंग जरूर है, बट ये परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है और जेरंट भी होता है। इन्हीं कंफ्यूजन्स को आपके लिए मैं दूर करूंगा। ये मेरा काम है यहाँ पर इनको दूर करना। तो ये आपको बहुत सारी नई नई बातें और बहुत डिटेल में देखने को मिलेंगी, इसीलिए मैं पूरे सिलेबस को लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। इन्फिनिटिव होता है इसी का पार्ट नॉन फाइनाइट वर्ब का। इन्फिनिटिव में आप इससे परिचित होंगे, टू इन्फिनिटिव होता है एक नाम तो हमारे पास। टू इन्फिनिटिव जिसको 2+B1 कहती है। एक हमारे पास बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव का नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए, बेयर किसी चीज के बिना, विदाउट, तो बिना टू के ये केवल B1 होता है। केवल B1 को बेयर इन्फिनिटिव कहती है। एक होता है हमारे पास बेटा परफेक्ट इन्फिनिटिव। एक परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है, ये हमें दिख नहीं रहा है परफेक्ट इन्फिनिटिव, तो परफेक्ट इन्फिनिटिव को मैं यहां से हटा लेता हूं। परफेक्ट इन्फिनिटिव को मैं यहां से हटा लेता हूं। चलो मैं परफेक्ट इन्फिनिटिव को इधर लिख देता हूं। तीसरा इसमें होता है परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है टू प्लस है प्लस B3, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है। ठीक है बेटा। अब इसमें एक पार्ट जेरंड हो गया, एक इन्फिनिटिव हो गया, इसका एक और पार्ट ऊपर से मैं इसे हटा दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके इसे मैं हटा दे रहा हूं जिससे हो जाए स्पेस। तीसरा जो इसका पार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब का, वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमारे पास तीन होती हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जो बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाया जाता है। अब इनके यूज कैसे होते हैं, कहाँ पर होती है, क्या काम करती हैं, ये आपको मैं सब पढ़ाऊंगा। पहले ये सिलेबस मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है आपका हैविंग प्लस B3, जो कि परफेक्ट जेरंट के साथ कंफ्यूजिंग है, हैविंग प्लस B3। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका। तो अभी मैंने वर्ब को दो पार्ट में कैटेगराइज किया, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट थे, एक तो टेंस, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टेंस से हमने निकाला क्वेश्चन टैग, इन्वर्जन और कंडीशनल। नॉन फाइनाइट से हमने निकाला जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। जेरंड को दो पार्ट में हमने बांटा, एक पार्ट था हमारा नॉर्मल जेरंड, एक था परफेक्ट जेरंड। परफेक्ट जेरंड में बार बार कह रहा हूं परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ कंफ्यूजिंग है, दोनों के एक जैसे स्ट्रक्चर होती हैं, दोनों सेम बनती हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पॉज करके या साथ साथ आप इसको लिख लिया करो। और अगर आपको किसी भी चीज़ को, लाइटिंग को लेकर, आवाज़ को लेकर किसी भी टाइप की कोई भी तकलीफ आए तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना जरूर है। ये मैं प्रयास पूरे दम से कर रहा हूँ और पूरे दम से और करूँगा और बढ़ा के करूँगा चीज़ों को और इनको सही करूँगा, लेकिन आप बताएं जरूर, कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा हम वर्ब को और डिस्क्राइब कर लेते हैं। वर्ब को पढ़ने के लिए हमारे पास
वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब के फॉर्म में पढ़ती हैं। वर्ब को हम एक्शन वर्ब के फॉर्म में कहती हैं। इसी स्टेटिव वर्ब को नो एक्शन वर्ब भी कहती हैं। इसी को हम नो एक्शन वर्ब भी कहती हैं। और वर्ब को हम एक्शन वर्ब के फॉर्म में पढ़ती हैं। वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म में पढ़ती हैं। वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म में पढ़ती हैं। वर्ब को हम डाइट्रांजिटिव वर्ब के फॉर्म में पढ़ती हैं। वर्ब को हम मोनोट्रांजिटिव फॉर्म में पढ़ती हैं। इन सभी वे में हम वर्ब को डिस्कस करेंगे। जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चंस बनते हैं सबको मैं आपको एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा। तो बहुत सारी बातें होंगी आपके लिए। तो ये बेटा मैंने आपको केवल सिलेबस की बात की है। थोड़ा सा सिलेबस बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नॉन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। थोड़ा सा वर्ब को दिखा दिया है। ऐसे तो फिर नाउन को दिखाया जाएगा तो उसमें कई सारी चीज़ें निकल के आएंगी। वर्ब को इसलिए दिखा दिया क्योंकि वर्ब में टेंस, पर्सन, टैग और ये चीज़ें पड़ी हुई थी। तो नॉर्मली बच्चा शुरुआत से टेंस पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि सर ने टेंस नहीं लिखा है। ठीक है बेटा, तो आप इनको भी नोट कर लो। ये सभी बातें जब मैं एक एक चैप्टर को उठाऊंगा तो सभी बातें आपको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा वोकैब के बारे में और मैं आपको बता देता हूं कि वोकैब में हम क्या क्या पढ़ने वाली हैं, जिससे बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। वोकैबुलरी में बेटा हम वोकैबुलरी को कभी भी डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे कि ये रहा वर्ड, ये रहा उसका मीनिंग। वोकैबुलरी पढ़ाने के लिए मैं बहुत सारे मेथड्स यूज करूंगा। अगर उन मेथड्स से आपने वोकैब पढ़ ली तो ध्यान रखना आप धुआं कर दोगे। आप इस चीज़ का मेरा बिलीव करना। वोकैब में बिल्कुल अलग वे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, मज़ा आ जाएगा वोकैब पढ़ के। तो चाहे वो क्वेश्चन वोकैब से सिनोनिम्स के हों, चाहे वो क्वेश्चन एंटोनिम्स के हों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज, ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे। ईडियम फ्रेज, यहीं पर आपकी फ्रेजल वर्ब, ठीक है। इसी में प्रोवर्ब्स पढ़ाई जाएंगे। तो स्पेलिंग्स, चाहे वो करेक्ट स्पेल्ड हो, चाहे वो मिस स्पेल्ड हो, स्पेलिंग भी आपको यहीं पे वोकैबुलरी में पढ़ाई जाएंगी। तो बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए। आप इस चैनल संदीप शर्मा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस वे में मैं आपको एक एक करके इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जीरो से लेकर बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल तक, उसी वे में अजय शर्मा सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। चाहे वो अर्थमेटिक वाला पोर्शन हो, चाहे वो एडवांस वाला पोर्शन हो। एक बार आप मैथ पढ़ लोगे तो आप भूल जाओगे हर टीचर को। आप मेरा बिलीव करो और आप वीडियो देखना, आपको पता लगेगा ओरिजिनलिटी के बारे में जो मैं कह रहा हूँ। तो ये है। तो बेटा आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। और हमारा कोई भी साथी जो अच्छा काम कर रहा है वो सब अच्छा ही कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप अपना भी बेहतर देखें कि हमारा बेहतर कहाँ पे हो सकता है। तो उसी बेहतरी के प्रयास में हमारा एक ये छोटा सा कदम है। तो आप हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके, एक एक बिल्कुल पर्टिकुलरली सबको यहाँ पर हम आपके लिए डिस्क्राइब करेंगे। और अगर आपको कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में भी हमें बता सकते हो कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है।
अब जो नेक्स्ट आपकी इंग्लिश में कल का जो हमारा सेगमेंट होगा, डे टू डे डेली क्लास हमारी आने वाली है। तो कल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कल मैं आपको पढ़ाऊँगा नाउन के बारे में। नाउन के बेसिक एनालाइजेशन को मैं आपको करवाऊँगा। तो आप कल नाउन देखने के बाद ज़िंदगी में कभी आपको नाउन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो कल आप नाउन की वीडियो ज़रूर देखें जो मैं कल अपलोड करूँगा, ठीक है बेटा। तो आप वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।